हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं हूं देवी सिंह। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। देखो, मेरा नाम देवी सिंह है। लास्ट 6 ईयर से यूपीएससी कैटेगरी में प्रॉपर मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने करीब 50,000 यानी 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाए हैं। मैं 2 सब्जेक्ट में मास्टर्स हूं, यानी एमए यानी जो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी। और मैंने जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से जो है अपना एमए कंप्लीट किया है। साथ में मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ सोशियोलॉजी से। और मुझे ऑप्शनल में सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ। प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इकोनॉमी पढ़ाता हूँ। और इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है खास करके कि इसमें जो है ना, अगर समझ आ गया तो लगभग पूरा आ जाता है, अगर नहीं आया तो ये जो है एकदम ऊपर से गुजरता है। और इसके लिए जो है मटेरियल भी, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इवन इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी हो, इसमें मटेरियल का भी थोड़ा सा शॉर्टेज रहता है। वैसा नहीं कि जैसे पॉलिटी में आपको बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं, ज्योग्राफी में आपको बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं। इसमें ले लगा के 2-4 किताबें हैं मुश्किल से, और वो भी जो है इसकी भाषा बड़ी क्लिष्ट होती है। तो मैं उसी इकोनॉमी का जो है टीचर हूँ। दूसरा, मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर के करीब मुझे 7 मेंस और इंटरव्यू जो है करीब जो है यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ-साथ मैं थोड़ा-सा कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो, यूपीएससी, आज हम तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करना है। देखो, 28th ऑफ मई को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। और लगभग-लगभग इसका 15% का वेटेज होता है। लगभग अगर हम मेजर 4 सब्जेक्ट ले लें, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोनॉमी के साथ-साथ आपका हिस्ट्री, और जो हिस्ट्री में ही आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, एनवायरनमेंट। तो करीब-करीब 15 क्वेश्चन, 15-15 आप जो है 20-20 क्वेश्चन मान लीजिए, तो फिर भी हम गिरी हालत में 15% का वेटेज मान के रखते हैं। और 15% यानी 15 क्वेश्चन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है? तो आप इसे जो है बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। देखो, हमारे पास जो है नियर अबाउट 100 आवर्स हैं, और हमारा कोर्स भी लगभग नियर अबाउट 100 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। तो आप अब लग जाइए, और ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं जो है आपको इकोनॉमी करके कंप्लीट करवा के दूँगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इकोनॉमी को कॉन्सेप्ट से देखना है, इकोनॉमी को कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है। और वैसे भी यूपीएससी रट के तो कोई कर ही नहीं सकता है। यूपीएससी में जो सबसे ज़रूरी बात होती है, वो ये होता है कि उसका सिलेबस और लास्ट 10 सालों के पेपर के बाद जो है, आपको एक्चुअल में समझ आता है। मैंने देखा कि 5-5 साल बच्चा प्रिपरेशन करने के बाद उसको सिलेबस नहीं पता होता है। तो ये कुछ जो है बच्चों का मेजर फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम वो इस सिलेबस में, क्योंकि सिलेबस ठीक वैसा ही है जैसे कि महाभारत में कृष्ण जो अर्जुन के लिए थे, इसीलिए इसी तरह जो है यूपीएससी में सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, और हमें कितना-कितना जो पार्ट है हम कब तक कंप्लीट कर लेंगे, इसमें से किस पार्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। और आपको देखो, अलग से क्लास के बाद जो है आपको सिर्फ एक बार रिवीजन करना है, और एक क्लास का रिवीजन महज जो है 10-15 मिनट में हो जाता है। और फिर इकोनॉमी में आपको एकदम फ्री हो जाना है। ये इसकी जिम्मेदारी तो मेरी है। चलो, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई अर्थशास्त्र होती क्या है, अर्थव्यवस्था है क्या। और फिर अर्थशास्त्र के जो मेजर 2 पार्ट, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये क्या होता है। ये आपका जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, इसमें करीब हमें जो है 1 आवर से 1 घंटे का टाइम चाहिए। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, और समावेशी विकास, और सतत जो है धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम 1 घंटे की क्लास में से कंप्लीट कर लेंगे। ये एकदम इंट्रो वाला पार्ट है। दूसरा हमारा पार्ट आता है मुद्रास्फीति, जो है इन्फ्लेशन। इसको हम आम बोलचाल की भाषा में महंगाई भी कहते हैं। दरअसल बच्चों, जो है ये मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति में हमें करीब जो है 5 से 6 घंटे लगते हैं। कितना? 5 to 6 आवर्स लगता है। अब 5 से 6 घंटे में हम क्या-क्या करते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि भैया मुद्रास्फीति है क्या? देखो, यूपीएससी को मुद्रास्फीति से क्वेश्चन हर 2 या 3 साल के इंटरवल में पूछता है, और उसको थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट नहीं है कि मुद्रास्फीति के प्रकार क्या है, उसमें जो है फोकस नहीं करता है। दरअसल इसका मुद्रास्फीति का इम्पैक्ट, जो कि अब ये मुझे लगता है इस साल क्वेश्चन पूछ भी सकता है, क्योंकि पिछले 2-3-4 सालों से महंगाई को लेकर के खूब जो है एक बवंडर भी बना है, और महंगाई कहीं न कहीं दिखती भी है, और महंगाई है। हालाँकि सरकार ने कह रही है कि हमने कंट्रोल किया है, और नहीं, थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है। तो जो क्वेश्चन यूपीएससी बनाएगा, उसको इसके मुद्रास्फीति के कारण के आधार पे प्रकार में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो प्रकार वकार नहीं पूछता है। यूपीएससी दरअसल जो क्वेश्चन पूछता है, वो अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके। तो क्या पूछेगा? अब जैसे आपने देखिएगा, तो पूछेगा कि भाई मुद्रास्फीति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ सकता है। ये क्या है? मुद्रास्फीति चैप्टर का अप्लाइड सेक्शन है। ये क्या है? अप्लाइड सेक्शन है। फिर ये पूछ सकता है कि भाई मुद्रास्फीति को जो है मेजर, अब जैसे कि आपको सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा।
एक्चुअल में जो सीपीआई और जो डब्ल्यूपीआई है, तो इनका जो है मतलब अब मुख्य आधार सीपीआई को क्यों माना गया, पहले जो है डब्ल्यूपीआई जो होलसेल प्राइस इंडेक्सेस था। तो करीब करीब हम 5 से 6 घंटे में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, यानी आप ओवरऑल 4 क्लासेस मान लो, करीब 4 या 3 क्लासेस, और इसमें लगभग ये मेरा मानना है कि इस साल इससे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो इसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर है, ये मुद्रास्फीति हमारा दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तीसरा चैप्टर है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से भी लगभग एक क्वेश्चन जो है पक्का होता है, और इसमें भी करीब आपको 6 आवर्स के आसपास टाइम लगता है, 6 घंटे के आसपास जो है यहां पर भी टाइम लगेगा। अब मौद्रिक नीतियों में जो है ये पूछेगा कि भाई मौद्रिक नीति के उपकरण पूछ सकता है, लेकिन वो भी मैं बार बार बोल रहा हूं कि इकोनॉमी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको फैक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है यूपीएससी को। वो अप्लाइड सेक्शन से क्वेश्चन निकालता है, अप्लाइड जो है उसका एप्लीकेशन पूछता है, यहां से भी वो अप्लाइड सेक्शन से क्वेश्चन निकालता है। कभी कभी जो है मैंने कई बार देखा कि भाई सस्ती रणनीति महंगी रणनीति क्या है, फला बैंक सस्ती रणनीति के अंतर्गत काम कर रहा है या महंगी रणनीति के अंतर्गत काम कर रहा है, आखिर अगर इस समय ऐसी स्थिति है तो बैंकों को कैसा काम करना चाहिए, क्या उनको जो है ढील देनी चाहिए अपनी पॉलिसीज में या नहीं ढील, या फिर उनको अपनी पॉलिसीज को टाइट करना चाहिए, टाइटनिंग, इसको टाइटनिंग पॉलिसी भी कहते हैं। तो अभी जैसे कि अभी रिसेंट एक एग्जाम हुआ है, तो वहां ये पूछा भी गया। ठीक है, वो पूछा गया फेडरल रिजर्व बैंक के रेफरेंस में, एक रेफरेंस दिया कि अगर मान लो कि बहुत ज्यादा जो है मतलब महंगाई की स्थिति देखने को मिलती है, तो उसको जो है जो सस्ती रणनीति लेना, मतलब कदम उठाना चाहिए या महंगी रणनीति। तो ये क्या हो गया, ये इसका अप्लाइड सेक्शन हो गया। यूपीएससी बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट उसको जो है मौद्रिक नीतियों के उपकरण में वो थोड़ा बहुत कभी इंटरेस्ट ले ले, बात अलग है, लेकिन वो अप्लाइड सेक्शन से यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो जैसे मौद्रिक नीतियों के उपकरण, तो हम मात्रात्मक उपकरण होते हैं, फिर गुणात्मक उपकरण होते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम पारंपरिक और गैर पारंपरिक, और फिर जो है इसको जो अलग जो है मात्रात्मक और जो है गुणात्मक उपकरणों में बांट लेते हैं। इसके बाद जो है मौद्रिक नीति समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। फिर एक दूसरा मतलब इसी में मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत प्राइम लैंडिंग रेट, एमसीएलआर, फिर एमसी रेपो रेट, और जो है घरेलू मुद्रा का विनिमय दर का निर्धारण। आपने कई बार सुना होगा, ये मेंस का हालांकि टॉपिक हो जाता है, कई बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया कि जो चाइना है वो अपनी घरेलू मुद्रा का क्या करती है, कि क्यों अवमूल्यन करती रहती है, वो क्यों अपनी घरेलू मुद्रा का जो वैल्यू है वो क्यों डिक्लाइन करती रहती है, क्या वजह है। तो इसी चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि भाई घरेलू मुद्रा का जो दर का निर्धारण है, हम जो है दूसरे देशों के रेफरेंस में हम कैसे करते हैं। यहीं पर आपको मैं डर्टी फ्लोट सिस्टम, क्लीन फ्लोट सिस्टम, मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम बताऊंगा कि कैसे कैसे निर्धारण होता है, और आखिर क्या वजह है जो यहां पर सारी चीजें होती हैं, ये तो आपको मैं मॉनेटरी पॉलिसी में बताऊंगा। एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा चैप्टर आ जाता है बैंकिंग सिस्टम, और इसमें करीब हमारे 10 घंटे के आसपास लगते हैं। देखो, अगर आप पूरा प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, और यूपीएससी दरअसल प्री और मेंस कुछ ऐसा है नहीं है, इसका प्रिपरेशन हमें पीटी यानी प्री कम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पढ़ना चाहिए। देखो, हमने इसका एक एग्जाम है कि चलो पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, लेकिन इसका प्रिपरेशन समग्र तौर पे होना चाहिए। अगर इसका प्रिपरेशन आप समग्र तौर से करते हैं तो चीजें और जो है ईजियर हो जाती हैं, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो कंटेंट है, उसका कलेक्शन हो जाता है, तो फिर बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है। ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें बैंकिंग सिस्टम करीब हमें 10 घंटे के आसपास जो है, हम बैंकिंग सिस्टम में आपको 10 घंटे के आसपास लगेंगे, 10 घंटे के आसपास बैंकिंग सिस्टम में लगेंगे। अब इसमें हम आपको सबसे पहले कि भाई जो बैंकिंग सिस्टम, सबसे जो जरूरी बात है कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था का इतिहास क्या है, कौन कौन से बैंक आए, किसके साथ मर्जर हुआ, फिर आरबीआई की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, नए नोट छापने का जो प्रोसेस क्या होता है, क्या मेथड होता है, कि यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि हमने सामान्यतः जो है 2 प्रकार का मेथड यूज करते हैं। ठीक है, एक जो है प्रोपोर्शनल सिस्टम होता है, जो अनुपातिक प्रणाली होती है। तो ये सारी चीजें जो है अलग अलग जो मेथड होते हैं। साथ में हम बैंकों का जो क्लासिफिकेशन है, और इसके साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र सुधार में जो नरसिम्हन समिति है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हालांकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय बैंक क्षेत्र में जो है विदेशी निवेश संबंधित नियम, जो है बैंकिंग सेक्टर में जो एफडीआई का जो फंडामेंटल्स, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सारी चीजें, वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना संबंधी प्रावधान, और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिया जाने वाला ऋण, ये सारा चीज। ओके, चलो
ये सभी सब कुछ जो है वाणिज्यिक बैंक की स्थापना संबंधी प्रावधान, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिया जाने वाला ऋण, जो एनपीए और जो उसके साथ साथ जो है द्वितुलन पत्र की समस्या, जो है डबल बैलेंस शीट प्रॉब्लम, आपने सुना होगा कई बार जो है कि डबल बैलेंस शीट प्रॉब्लम, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी कंपनी सुना होगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन सुना होगा, और मिशन इंद्रधनुष 2.0। ये सारा सब कुछ बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत एनबीएफसी, आजकल एनबीएफसी का तो बहुत ज्यादा दौर है, वहीं हम स्वयं सहायता समूह और एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम इकाइयां, प्रधानमंत्री जनधन योजना, नचिकेत मोर समिति, भुगतान बैंक और लघु वित्तीय बैंक, संप्रभु स्वर्ण प्रतिभूति योजना, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, यूपीआई, एनपीसीआई, साथ में न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, एटीएम के जो प्रकार हैं, बेसल मानदंड, नाबार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सारा सब कुछ बेटा मैं आपको बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत पढ़ाऊंगा, और ये आपका करीब 10 घंटे से ऊपर का लेक्चर है। ये हमारा चौथा लेक्चर है, सॉरी चौथा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर मनी मार्केट, करीब 1 घंटे का है मनी मार्केट, ठीक है। और फिर छठा हमारा जो चैप्टर है वो है कैपिटल मार्केट, इसमें हमें करीब जो है 3 घंटे के आसपास जो है कैपिटल मार्केट में लगेगा। सारा सब कुछ नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, नोट्स का परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब देखो मनी मार्केट में हम मुद्रा बाजार में ऋण लेने के जो तरीके क्या क्या हैं, मुद्रा की जो है गति और उसकी गणना, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। साथ में पूंजी बाजार, तो पूंजी बाजार में हम पूरा जो है शेयर मार्केट पढ़ेंगे, इंश्योरेंस जो है यहीं पर पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हम कैपिटल मार्केट के अंतर्गत पढ़ेंगे। हमें 3 से 4 घंटे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में लगेगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर मैंने बताया, ये इसी का पार्ट है इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। अब जैसे IRDAI जो कि ये इंश्योरेंस सेक्टर को क्या करती है, देखती है, उसका बॉस है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि ये शेयर मार्केट का बॉस है। इनके बीच एक विवाद हो गया, उस विवाद की वजह क्या थी और उसके बाद जो है सरकार ने क्या निर्णय लिए। वहीं कच्चे तेल की कीमत का नकारात्मक होना, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। वहीं जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 2016 आया, इनकम जो राष्ट्रीय आय, तो एक हमारा अगला चैप्टर है नेशनल इनकम। तो ये इस नेशनल इनकम में करीब हमें 4 घंटे के आसपास लगेगा, और इसमें हम ये जो है नेशनल इनकम के अंतर्गत जो है जीडीपी वगैरह जो है जीएनपी वगैरह पढ़ेंगे। एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अगला चैप्टर आता है हमारा 8वें नंबर का चैप्टर। और दोस्तों मैं बता दूं कि जब तक आप फिस्कल सिस्टम, राजकोषीय व्यवस्था नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे समझ ही नहीं सकते, मैं लिख के दे सकता हूं। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको इकोनॉमिक सर्वे या बजट से पहले आपको फिस्कल सिस्टम समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको राजस्व प्राप्ति, पूंजी प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजी व्यय और अलग अलग प्रकार के जो घाटे हैं, जो डिफिसिट्स हैं, वो नहीं पता होंगे तो सिर्फ आप रटेंगे। क्योंकि बजट में वही चीजें होती हैं कि भाई इस साल की प्राप्ति ये है, अनुमानित व्यय इतना है, अनुमानित प्राप्ति इतनी है। तो अगर आपको रट लेंगे, नंबर मैं बार बार बोल रहा हूं, यूपीएससी को नंबर में इंटरेस्ट नहीं है, वो इसके अप्लाइड सेक्शन से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। इसके बाद जो हिनाट प्रबंधन, डिफिसिट फाइनेंसिंग, अर्थोपाय, अग्रिम उपाय, एफआरबीएम एक्ट जो है, राजकोषीय सक्रियतावाद, फिस्कल एक्टिविज्म, 14वां वित्त आयोग के सुझाव, तो ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर जो है राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, जिसको फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, एफएसएलआरसी जो है, फिस्कल जो एफएसएलआरसी, साथ में ऑफ बजटिंग बोरोइंग, ऑन बजटिंग बोरोइंग, सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार ऑफ बजटिंग बोरोइंग से पैसा उठाती है, और मोदी सरकार ने तो खूब ऑफ बजट बोरोइंग से पैसा उठाया है, ठीक है। और जो विवाद हो गया था, आपको पता है कि जो है इससे पहले जो हमारे शशिकांत दास साहब से कमेंट करके बताइएगा, शशिकांत दास साहब से पहले जो हमारे गवर्नर थे आरबीआई के, तो सरकार से थोड़ा थोड़ा जो है मनमुटाव, वो मनमुटाव का वजह जो है कहीं ना कहीं ऑफ बजट बोरोइंग भी था, जेंडर बजटिंग। तो ये हमारा इस चैप्टर में हो जाएगा। ये चैप्टर हमें 6 घंटे के आसपास इसे पढ़ाने में लगेगा। दूसरा आ जाता है कर व्यवस्था दोस्तों, टैक्सेशन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये 9वां चैप्टर है, और टैक्सेशन के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि देखो, बार बार बोल रहा हूं कि कभी, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कि पूछा ही नहीं जाता, लेकिन यहां पर क्या क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, गार के बारे में, टार के बारे में, जीएसटी के बारे में, क्योंकि जीएसटी अब बहुत तो पुराना नहीं हुआ है, 4-5 साल का इसका डेवलपमेंट है, तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका टैक्सेशन व्यवस्था के अंतर्गत है।
साथ ही हम जो है इसमें से ये सब टैक्सेशन के अंतर्गत ट्रांसफर प्राइसिंग, प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेस इरोजन, आजकल जो है आपने खूब सुना होगा कि अडानी जी पे जो है ना अलग अलग आरोप लगाए जाते रहे हैं, और एक इलारा ग्रुप करके एक कंपनी है उस पे जो है मतलब एक इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर भी छपी थी कि भैया जो पैसा जो एक डिफेंस सेक्टर में पैसा लगाया गया, तो अडानी जी की कंपनी ने भी पैसा लगाया, इलारा ग्रुप ने भी लगाया, तो ये और उस कंपनी के बारे में कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको सूटकेस कंपनी भी बताऊंगा, ठीक है, या खोखली कंपनी कहते हैं इसको, सेल कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको ट्रांसफर प्राइसिंग, प्रॉफिट शिफ्टिंग, वेस इरोजन भी बताऊंगा, ठीक है। और एक मूवी का जिक्र करेंगे, ये मूवी जो है अंबानी जी पर बनी है, जो कि अमिताभ बच्चन के जो बेटे हैं, तो उनके बेटे रोल करते हैं उसमें जो है ना, अभिषेक बच्चन, एक मूवी पर, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। गूगल टैक्स, जो लेवी टैक्स क्या होता है, जीएसटी वगैरह क्या है, ई वे बिल क्या है, कंपोजिशन स्कीम क्या है, तो ये सारी चीजें, डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, उससे क्या फायदा हुए, आखिर अगर फायदा हुए तो क्या फायदा हुए, सबसे बड़ा फायदा क्या रहा, हमारे नुकसान क्या रहे, वो हम जो है डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, आज रात 12 बजे से, मोदी जी आए थे ना, आप भूल गए होंगे, 2017 8 नवंबर है ना, तो मोदी जी कहते हैं आज रात 12 बजे से, 2016 था ना, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 की नोटें लीगल टेंडर नहीं रही। तो लीगल टेंडर क्या होगा हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ओवरऑल इसमें 6 घंटे लगेगा। फिर इसके बाद हम जो है एक हमारा जो है चैप्टर है जो है विदेशी निवेश और व्यापार, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, इसमें भी करीब आपको 5 घंटे के आसपास लगेगा, ठीक है। फिर अगला हमारा चैप्टर आ जाता है इसी के अंतर्गत कि इंडस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंडस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इंडस्ट्री के बाद चैप्टर हमारा आ जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर आपको याद होगा कि 2019 में एग्रीकल्चर सेक्टर से 4 क्वेश्चन पूछ लिया था। कुछ बच्चे जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे वो बोल रहे थे कि नहीं ये तो हमारा हो गया, दरअसल ये इकोनॉमी से क्वेश्चन जुड़े हुए थे, ठीक है, हार्डकोर एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं थे। तो ये भी मैं आपको यहीं पढ़ाऊंगा। पिछले वर्ष जो किसानों की जो मुद्दा था, विवाद था जो है किसान कानून को लेकर के, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर एपीएमसी के बारे में, किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो अंतर्गत जो योजना है ये भी बात करेंगे। फसल जो है बीमा योजना 2.0, भारत में जो फूड प्रोसेसिंग सिस्टम है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ओवरऑल ये चीजें हो गई। साथ में जो है उद्योग, मैंने आपको बताया इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री में आपको जो है महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कंपनियों के बारे में, निवेश के बारे में, निजीकरण के बारे में, विनिवेश के बारे में, रणनीतिक विनिवेश जो है, वहीं साथ में हम राष्ट्रीय निवेश और विनिवेश क्षेत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम जो है पशुपालन की अर्थव्यवस्था, जो पशुपालन जो है कृषि के अंतर्गत जो है आता है, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस साल ध्यान रखिएगा कि देखो एक आपको मामला याद होगा कि एक गायों की एक बीमारी लग गई थी, तो मुझे लगता है कि यहाँ से लाइव स्टॉक से क्वेश्चन, यहाँ उससे हो सकता है कि उसकी बीमारी से बना ले, लेकिन क्वेश्चन मुझे लगता है कि बना लेगा, क्योंकि काफी नुकसान हुआ है और काफी दिन तक मामला जो है गरमाया रहा, इवन संसद में भी उसकी जिक्र हुई, और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है उसका जिक्र करते हुए बोला कि हम जो है इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें रही। इसके साथ साथ हमारा लगभग ये आपने देखा कि मात्र इकोनॉमी का सिलेबस है, और इकोनॉमी का सिलेबस हमारा हम 12 से 14 पेज में है, तो इसको कंप्लीट कवर करेंगे। और इसको कंप्लीट कवर करने के लिए हमारे पास जो 100 आवर्स हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। आप मुझे इतना आवर्स दीजिए, आपको मैं जो है इकोनॉमी करके दूंगा, ठीक है। इकोनॉमी में ये मैं आपसे मतलब वादा करता हूं कि कोई इशू नहीं आएगा, आप आसानी से जो है क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, और देखो सिलेबस बहुत जरूरी है, इस वजह से मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, ठीक है। और कहा जाता है कि सिलेबस से ही पता चलता है सारी चीजें कि कितना टीचर पढ़ाएगा, कितना नहीं पढ़ाएगा, क्या है ना। और सिलेबस बिना आप जो है ना, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि महाभारत में आप देखिएगा ना कि जो कृष्ण जो हैं अर्जुन के लिए एक क्या है, एक गाइड है। इसी तरह यूपीएससी क्रैक करने के लिए सिलेबस आपका गाइड है। और अगर आपका गाइड ही मान लो आपको नहीं बता रहा है कुछ, या आपको गाइड के बारे में पता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका रास्ता जो है वो मुश्किल भरा होगा, कांटों भरा होगा।
तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें हम जो डिस्कस किए हैं, जो सिलेबस, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी का हम जो है क्लास जल्दी शुरू। थैंक यू वेरी मच।